गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 से पाठ 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है संसार। पुस्तक है और जिसके लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू है। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो अपनी पुत्री को इस दुनिया के बारे में, इस विश्व के बारे में और संसार के बारे में जानकारी देते थे। अब चूँकि वह अपनी पुत्री इंदिरा से दूर हो गए हैं, इसलिए उन्होंने जो पत्र के माध्यम से अपनी पुत्री को इस संसार के विषय में जो जानकारी लिखी है, उसी का यह एक अंश है। हम इस पाठ को पढ़ते हैं। संसार पुस्तक है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमारे पेज नंबर 90 पे लेखक के बारे में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताया गया है। पहले हम उसका अध्ययन करते हैं। तो देखिए, लेखक के बारे में, जवाहरलाल नेहरू 14 नवंबर 1889 में जिनका जन्म हुआ और 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हुई थी। आज़ाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जब हमारा देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हो गया था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने इस पद पर रहते हुए अनेक कार्य किए। जवाहरलाल जो नेहरू हैं, वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। अपना माइक बंद कर लीजिए बेटा। अभिषेक सैनिक, माइक बंद कर लीजिए अपना। बच्चों से उन्हें बेहद लगाव था। वे चाचा नेहरू के नाम से जाने जाते हैं। बच्चों से उन्हें बहुत लगाव था, यानी बच्चे हैं उनको बहुत ही प्रिय थे। बच्चे उनको बहुत अच्छे लगते थे और सब बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के नाम से जानते थे, यानी क्या कहते थे? चाचा नेहरू कहते थे। उनकी बेटी इंदिरा जब 10 वर्ष की थी, नेहरू जी ने उन्हें अनेक चिट्ठियाँ लिखी। उनकी बेटी इंदिरा, उनकी बेटी का नाम क्या था? इंदिरा गांधी, जो बाद में बड़ी होकर उन्होंने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया था। तो जब उनकी बेटी जो इंदिरा गांधी है, जो हमारे देश की प्रधानमंत्री भी रह चुकी है, जब वो 10 वर्ष की थी, तब उन्होंने अपने पिता यानी नेहरू जी को, जिसे बच्चे चाचा नेहरू भी कहते हैं, उनको अनेक चिट्ठियाँ लिखी थी। इनमें बताया गया है कि पृथ्वी की शुरुआत कैसे हुई और मनुष्य ने अपने आप को कैसे कैसे धीरे धीरे समझा, पहचाना। कि इसमें बताया गया है कि जो ये हमारी पृथ्वी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और मनुष्य ने अपने आप को कैसे जाना, धीरे धीरे कैसे जाना कि मनुष्य का भी कोई अस्तित्व है और कैसे ये दुनिया, जो ये धरती है, विकसित हो गई, पहले कैसी थी और बाद में धीरे धीरे यह विकसित कैसे होती गई। इस बारे में वो अपनी पुत्री इंदिरा को चिट्ठी के माध्यम से बताते थे। ये चिट्ठियाँ बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में सोचने, समझने और जानने की उत्सुकता पैदा करता है। ये जो चिट्ठियाँ होती थी, पहले तो संचार के साधन थोड़े कम थे, चिट्ठियाँ के माध्यम से ही एक दूसरे से समाचारों का आदान प्रदान हो पाता था। तो प्रधानमंत्री अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को जो चिट्ठियाँ लिखते थे, उससे वह उनको, बच्चों को दुनिया के आसपास की दुनिया के बारे में उन्हें सोचने, समझने और जानने का मौका मिलता था। वो उनको आसपास की दुनिया के बारे में बताते थे कि किस प्रकार से ये दुनिया है, कैसे बनी, किस तरीके से हम विकसित हुए। तो वो सारी बातें हैं, वो अपनी पुत्री को वो चिट्ठियों के माध्यम से बताते थे। नेहरू जी को अपने देश के बारे में बोलने, बताने में विशेष आनंद आता था। जो नेहरू जी थे, उनको अपने देश के बारे में, अपना देश कौन सा है? भारत देश। तो भारत देश के बारे में बताने में उन्हें बहुत ही आनंद आता था। वे सभी चिट्ठियाँ पिता के पत्र पुत्री के नाम पुस्तक में संकलित हैं। वो सभी चिट्ठियाँ जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखी थी, वो सारी चिट्ठियाँ हैं, वो पिता के पत्र पुत्री के नाम से नाम की जो पुस्तक में संकलित हैं। संसार पुस्तक है। इसी पुस्तक से साभार
लिया गया है। संसार पुस्तक है, इसी पुस्तक से यह जो पत्र है वो लिया गया है। खास बात यह है कि ये पत्र नेहरू जी ने अंग्रेजी में लिखे थे और इनका हिंदी में अनुवाद हिंदी के मशहूर उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र ने किया है। और ख़ास बात यह है कि ये जो पत्र लिखे थे जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को ये तो लिखे थे। तो ये पत्र नेहरू जी ने किस भाषा में लिखे थे? अंग्रेजी में लिखे थे। फिर मुंशी जो प्रेमचंद थे, जो हमारे देश के उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, उन्होंने इनका हिंदू रूपांतरण है वो किया था। अब हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। पहले हमने लेखक के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने अपनी पुत्री को कब पत्र लिखे और किस पुस्तक में है ये सब बातें हमने पढ़ ली। अब हम अपने चैप्टर को पढ़ते हैं। संसार पुस्तक है। देखिए, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे अच्छी सी बात पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है। जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को इंदिरा गांधी को जब पत्र लिख रहे हैं तो वह ऐसे कह रहे हैं कि जब तुम मेरे साथ रहती थी तो तुम मुझसे तरह तरह की बातें पूछा करती थी और मैं उनकी जवाब देने की कोशिश करता, लेकिन अब जब तुम तो मसूरी में रह रही हो और मैं रह रहा हूँ कहाँ पे? इलाहाबाद में, तो हम दोनों जैसे आमने सामने होकर तो बात कर नहीं सकते। इसलिए मैंने यह निश्चय किया है, यह इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस जो छोटी सी दुनिया है उसके बारे में बताऊं और जो छोटी छोटी जो कथाएं हैं वो तुम्हें लिखकर तुम्हारी जानकारी को मैं और आगे बढ़ाऊं। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के इतिहास को तो जो अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा ही है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल तो इतिहास में पढ़ लिया है, लेकिन जो हिंदुस्तान तो इंग्लैंड तो क्या है, केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा ही हिस्सा है। अगर तुम्हें इस दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई है ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। मतलब वो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें इस दुनिया का हाल जानने का शौक है तो तुम्हें उन सब देशों का और उन सब जातियों का जो उसमें बसी हुई है उन सब का ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो, कि जिसमें तुम पैदा हुई केवल उसका ध्यान नहीं रखना, तुम्हें उसमें रहने वाली सभी जातियों का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अब अपना प्रश्न, हमने जो ये पैराग्राफ पढ़ा है उसमें से अपने प्रश्न बन रहे हैं कि लेखिका ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे ये कहाँ पर रहते थे और उनकी पुत्री इंदिरा कहाँ थी? वो तो रहती थी मसूरी में, उनकी पुत्री इंदिरा, और वो इलाहाबाद में रहते थे। अंडरलाइन कर लो इसको। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और इलाहाबाद में मैं, तो दोनों तरफ से बातचीत नहीं कर सकते थे। अच्छा ऐसे भी बन रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो उनकी पुत्री इंदिरा गांधी है वो आपस में बातचीत क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि इंदिरा गांधी थी वो मसूरी में थी और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो इलाहाबाद में थे, इसलिए वह दोनों आमने सामने होकर बातचीत नहीं कर सकते थे। अंडरलाइन कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं और इसमें बताया है कि उन्होंने इंदिरा गांधी ने किस किस का इतिहास पढ़ा? हिंदुस्तान और इंग्लैंड का। आगे बढ़ते हैं। मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खेतों में बहुत
थोड़ी सी बातें ही बतला सकता हूँ। सॉरी, मुझे मालूम है कि इन छोटे छोटे खतों में, यानी इन छोटे छोटे पत्रों में मैं तुम्हें थोड़ी सी ही बातें बता सकता हूँ, क्योंकि इस बातें बताने के लिए तो पूरा संसार है, पूरी दुनिया में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम अपने पत्र लिखें तो पत्र के माध्यम से हम उसको संक्षिप्त रूप में ही लिख सकते हैं, उसका विस्तार नहीं लिख सकते। इसलिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि मुझे मालूम है कि इन जो छोटे छोटे जो खत हैं, पत्र है, उनमें मैं थोड़ी सी ही बातें हैं वो तेरे को बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम शौक से पढ़ोगी और समझोगी कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो उसमें आबाद हैं हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और उसके आदमियों का हाल छोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। उससे तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उतना किसी भी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, वो अपनी पुत्री को पत्र लिख रहे हैं, इंदिरा गांधी को, तो वो कह रहे हैं कि हालांकि मैं तुम्हें छोटी छोटी बातों से क्या करूँगा, तुम्हें इस दुनिया की जानकारी दूंगा, लेकिन मैं पत्र में विस्तार से उसकी जानकारी नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये विश्वास है कि मैं जब भी थोड़ी सी जानकारी तुझे बताऊंगा पत्रों के माध्यम से, तुम उनको बड़े चाव से पढ़ोगी और समझोगी भी, क्योंकि दुनिया है पूरी एक है और उसके जो दूसरे लोग हैं इसमें रहते हैं, वो हम सब भाई बहन हैं। तो तुम जब बड़ी हो जाओगी तुम दुनिया के उसके आदमियों का हाल है वो छोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। फिर जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया में का जो हाल है, वो जो जितनी भी हमारी देश की जो छोटी मोटी किताबें हैं उनमें पढ़ पाओगी। उसमें तुम्हें जितना आनंद मिलेगा उसे किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलता होगा, कि तुम्हें जितना आनंद उसमें मिलेगा उसमें तुम्हें किसी कहानी या उपन्यास में नहीं मिलेगा। यह तो तुम जानती हो कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था। पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को समझा रहे हैं कि तुम ये तो जानती हो कि ये धरती है, यह लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी नहीं था, यानी इस धरती पर कोई आदमी नहीं रहते थे। आदमियों से पहले सिर्फ जानवर थे और जो जानवर से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानदार चीज़ नहीं थी, यानी ये धरती जब थी तो करोड़ों वर्ष तक तो ये हमारी धरती बहुत गर्म थी, इस पर कोई भी नहीं रह सकता था, मनुष्य भी नहीं था। फिर उससे मनुष्य से पहले कौन आए थे? जानवर। और जानवरों से पहले भी एक ऐसा समय था जब इस पर कोई जानदार चीज़ न थी। आज जब तक यह दुनिया हर तरह के जानवरों और आदमियों से भरी हुई है, उस ज़माने का ख्याल करना भी मुश्किल है कि आज हम जो भारत देख रहे हैं, आज जो हम देश देख रहे हैं, आज हम जो दुनिया देख रहे हैं, उसमें तमाम तरह के जानवर, हर तरह के इंसान हमें देखने को मिलते हैं। और पहले इसमें कोई जानदार चीज़ न थी, कोई आदमी नहीं थे, जानवर नहीं थे। और उस ज़माने का अगर हम ख्याल भी करें तो हमें यह जानने का मुश्किल होती है कि जब यहाँ कुछ नहीं था तो लोग कैसे रहते थे, यहाँ पर कैसे अपना गुजारा करते थे। लेकिन विज्ञान जानने वाले और विद्वानों ने, जिन्होंने इस विषय को खूब सोचा है और पढ़ा है, लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी, लेकिन जो विज्ञान जानने वाले हैं और विद्वान हैं जिन्होंने यह इस विषय को खूब सोचा कि यह हमारी धरती थी वो कैसी थी, इस धरती पर कैसे धीरे धीरे विकसित हुई। हम क्योंकि हम ने भी इतिहास में पढ़ा है कि यह करोड़ों वर्ष तक बहुत गर्म रही, धीरे धीरे इस पर जानवरों ने रहना शुरू किया, फिर धीरे धीरे मनुष्य विकसित हुए। उनको विकसित होने का तरीका भी कुछ अलग था। लिखा है कि एक समय ऐसा था जब यह धरती बेहद गर्म थी, इस पर कोई जानदार चीज़ नहीं रह सकती थी, और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि ऐसा समय जरूर चल रहा होगा कि, और अगर हम उनकी किताबें पढ़ें और पहाड़ों और जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं
उनको गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होता है कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। कैसा समय जरूर होगा, हमें ये बातें कैसे पता लगती है? हमारे जो वैज्ञानिक हैं और जो हमारे इतिहास को जानने वाले हैं, जब वो उसका अध्ययन करते हैं, पुरानी जो हड्डियां होती हैं उनका अध्ययन करते हैं, तब उनसे पता लगता है कि ये इंसान कैसे थे, कैसे रहते थे। उनकी जो थोड़ी बहुत जानकारी है वो उनके हड्डियों से मिलती है कि ऐसा समय शायद जरूर रहा होगा, कि ऐसा समय जरूर रहा होगा। आप लोग यहाँ से अंडरलाइन करेंगे कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है, यहाँ से लेके, और जानदार चीज न थी, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। जानदार चीज न थी, यहाँ तक अंडरलाइन करिए कि यह धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है। यहाँ से जब यह धरती पर कोई जानदार चीज न थी, यहाँ तक अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ रहे हैं, तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था। किताबें कौन लिखता? तब हमें उस जमाने की बातें कैसे मालूम हो? यह तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकाले। यह एक बड़े मज़े की बात होती, क्योंकि हम जो चीज़ें चाहते सोच लेते और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात है कि उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें न होने पर भी कुछ चीज़ ऐसी हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब से होती है। जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं अपनी पुत्री से पत्र के माध्यम से कि तुमने इतिहास की किताबें में ही पढ़ सकती हो कि हमारी धरती है वो कैसी थी, किस तरीके से विकसित हुई। ये सब जो बातें हैं तुम केवल किससे पढ़ सकती हो? तुम उनके इतिहास की किताबों से ही पढ़ सकती हो, क्योंकि पुराने ज़माने में तो आदमी पैदा ही न हुआ था, आदमी तो था नहीं कि उसका इतिहास लिख देता। तो किताबें कौन लिखता? अब ये प्रश्न उठता है कि पुराने ज़माने में जब आदमी नहीं था तो इतिहास कौन लिखता? लिखने के लिए तो कोई चाहिए ना, आदमी चाहिए ना। तो हमें जब उस ज़माने की बात है वो मालूम हो, तो कैसे मालूम हो? ये हो नहीं सकता कि कोई लिखने वाला नहीं था और तो इंसान ही नहीं था, तो उस ज़माने का इतिहास कौन लिखेगा? लेकिन हाँ, हम बैठे हर एक बात को सोच निकाले, ये बड़े मज़े की बात है कि हम एक घर बैठे बैठे हर एक बात को सोच निकाले। यानी हम सोचते रहे कि ये दुनिया है कैसे विकसित हुई, उस ज़माने में कोई आदमी नहीं था, तो पहले जानवर नहीं थे, इस पर कुछ भी नहीं था, तो ये किसने इतिहास लिखा? ये प्रश्न है वो सबके मन में अक्सर आता है, लेकिन उसका हल ये है कि उस ज़माने में किताबें नहीं थी, या मनुष्य नहीं था, तो ये कैसे हुई? तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। क्योंकि हम जो चीज़ चाहते सोच लेते हैं और सुंदर परियों की कहानी गढ़ लेते हैं, लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए वह ठीक कैसे हो सकती है? और हम ये भी सोच लेते हैं कि हमने सुंदर जो कहानियाँ हैं, सुंदर परियों की कहानी कि किस तरह से कैसे वो रहती थी, किस प्रकार से परियां हैं वो आती थी, ये बात हम कहानी में सुन लेते तो हमें ऐसा लगता है कि ये जो बातें हैं वो भी किसी ने गढ़ ली होगी। लेकिन अगर हमें जितनी बातें इस पृथ्वी के बारे में मालूम हुई है वो किसी किताब से प्राप्त नहीं हुई है, बल्कि किसी भी है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। हमें दुनिया का पुराना हाल है, यानी दुनिया कैसी थी, कैसे लोग थे, किस तरीके से वो रहते थे, इसका जो हाल है वो हमें किसे मालूम होता है? जो ये पहाड़ है हमारे, समुद्र है, सितारे हैं, नदियां हैं, जंगल है और जानवरों की जो पुरानी हड्डियां हैं, उन्हें देखकर हमें मालूम होता है कि ये दुनिया कैसी थी। इनसे हमें इन दुनिया का पुराना जो हाल है वो मालूम हो सकता है। अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग सभी, ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ और जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। प्रश्न अपना बन रहा है यहाँ से कि हमें दुनिया का पुराना हाल किससे मालूम होता है?
तो यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, ये पहाड़ से लेके मालूम हो सकता है, यहाँ तक आप अंडरलाइन करेंगे। आगे पढ़ेंगे। मगर हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें, लेकिन हाल, अगर हमें दुनिया का हाल जानना है तो केवल ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम केवल जो दूसरों ने जो किताब, केवल जो दूसरों के द्वारा लिखी हुई पुस्तक हैं उसको हम पढ़ लें, और बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें, कि केवल दूसरों की लिखी हुई किताबें नहीं पढ़नी चाहिए हमें, कि ये जो संसार है इसको भी हमने पढ़ना चाहिए, यानी इसका भी गहन अध्ययन करना चाहिए हमें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में इनका हाल जानना सीख जाओगी। तो लेखिका कह रही है कि मुझे आशा है कि तुम इन पत्थरों से और इन पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में इसका हाल जानना सीख जाओगी, यानी तुम पहाड़ों को देखोगी, सितारों को देखोगी, नदियों को देखोगी, तो तुम्हें इनका हाल है वो मालूम हो जाएगा। सोचो कितनी मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए, शर्त यही है कि तुम उसे पढ़ना आता हो। कि लेखक वो जो जवाहरलाल नेहरू हैं वो अपनी पुत्री को कह रहे हैं कि सोचो कितनी मज़े की बात है कि एक छोटा सा जो रोड़ा होता है जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, कि अपन सड़क से जा रहे हैं कहीं, ये तो वहाँ से कोई एक पत्थर है वो लुढ़क कर आ जाता है, हम उसको देखते हैं, तो शायद संसार की जो पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, शायद उसमें तुम्हें कोई नई बात मालूम हो, शर्त ये कि तुम्हें उसे पढ़ना आना हो। एक छोटा सा पत्थर पड़ा है पहाड़ का, रोड के अंदर, रोड के बीच में, सड़क के बीच में, तो हम उसको कैसे जान सकते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ आया? अगर हमें जानना है तो हमें ये अध्ययन करना पड़ेगा ना, कि ये पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर कैसे आया, कैसे लुढ़क कर आया, पानी से आया, या फिर खुद उसके टुकड़े हुए, तो उस बारे में हम सोचेंगे, किसी बात पर हम जोड़ देंगे, तब हम उसके भीतरी ज्ञान को पढ़ पाएंगे। कि छोटा सा पत्थर है वो टूट कर यहाँ गिर गया, गिर गया तो ये कैसे गिरा, किस तरीके से, क्या कारण रहा, हम उसको सोचेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, तो इससे हमारे ज्ञान का विस्तार भी होगा। वह अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को यही समझा रहे थे कि तुम इस संसार को जानने का प्रयास करो, यानी तुम छोटी छोटी चीज़ों से ये समझो कि ये किस तरह से विकसित हुई, किस तरह से इनमें बदलाव हुआ। कोई जबान, उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। कोई जबान यानी हम भाषा बोलते हैं एक दूसरे, अब मैं हिंदी में बोल रही हूँ तो आप लोग समझ रहे हैं ना, क्योंकि हिंदी भी आपको आती है, आप राजस्थान के रहने वाले हैं इसलिए आपको मारवाड़ी भी आती है। अगर हमें इंग्लिश बोलनी है, अगर हमें फ्रेंच बोलनी है, अगर हमें जापानी बोलनी है, अगर हमें उर्दू बोलनी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसको सीखना होगा, तभी तो हम उसको दूसरे की भाषा को सीख पाएंगे। कश्मीरी सीखनी है कि सिंधी सीखनी है कि पंजाबी सीखनी है, कोई भी भाषा अगर हमें बोलनी है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हमें सीखना पड़ेगा, तभी तो हम एक दूसरे को समझ पाएंगे कि वो क्या बोल रहा है। अभी आपको हिंदी आती है इसलिए मैं जो कुछ बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। अगर आप मान लो मैं उर्दू में पढ़ा रही हूँ और आपको उर्दू आती नहीं, तो आपको समझ में आएगा क्या? तो क्या है कि कोई भी जबान, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो अंग्रेजी हो, उसको सीखने के लिए क्या होना चाहिए, हमें उसका अक्षर सीखने होते हैं, जब भी वो हमें आता है उसका अक्षर ज्ञान होना चाहिए। उसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। तो उसको अपनी पुत्री को जवाहरलाल नेहरू ये सिखा रहे हैं कि हम कोई भी जुबान बोले, हम कोई भी भाषा बोले, तो उसके लिए पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, उस भाषा को सीखना पड़ेगा, उसका अक्षर ज्ञान हमें लेना पड़ेगा। तो यह जो संसार है, यह प्रकृति है, उसको भी ये प्रकृति के अक्षर हैं, ये संसार है, ये भी क्या है, प्रकृति के अक्षर हैं, और तुम्हें इनको पढ़ना होगा। अभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी, शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? जवाहरलाल नेहरू अपनी पुत्री को समझा रहे हैं
कि अगर तुम्हें इस प्रकृति को देखना है, इस दुनिया को समझना है, तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे। प्रकृति के अक्षर किसे कहा गया है? ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियाँ, इन्हें प्रकृति के अक्षर भी कहा गया है। तो हमें इनके बारे में है वो जानकारी अपनी विस्तार से बढ़ानी पड़ेगी, तभी तुम उनकी कहानी, उनके पत्थरों और चट्टानों की किताबों से पढ़ सकोगी। तभी तुम वो उनकी कहानी है, उनका किस तरीके से विस्तार हुआ, किस तरीके से ये जो पत्थर थे वो चट्टानों से लुढ़क कर आए, किस तरह से क्या हुआ, इनके बारे में सभी जान पाओगे जब तुम प्रकृति के अक्षर है वो पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बताता? तो वह कहती है कि शायद तुम जानती हो इस बारे में। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो तुम उसको तो वह क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता कि एक छोटा सा रोड़ा होता है, एक पत्थर होता है, वह भी हमें बहुत सी जानकारी दे जाता है यदि हम चाहें तो। यदि हम चाहें तो कोई पत्थर पड़ा है, ये कहाँ से आया, कैसे बना, इस तरह की हम जानकारी लेना चाहे तो हम ले सकते हैं कि वह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, कि यह कैसे गोल हुआ, कैसे चिकना हुआ और कैसे चमकीला हो गया, और उसके खुरदरे किनारे या कोने क्यों हुए। अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नकीला होगा। कि अगर हमें इस दुनिया को जानना है, कोई पत्थर भी देखे तो हम उस पत्थर से भी सीखते हैं कि ये पत्थर कहाँ से लुढ़क कर आया, ये गोल कैसे हो गया, इसके किनारे कैसे घिस गए, उसके बारे में भी हम जानकारी अपनी बढ़ा सकते हैं। बल्कि हमें केवल अपनी जिज्ञासा होनी चाहिए, हमें जिज्ञासा होनी चाहिए कि पत्थर है वो कैसे लुढ़क कर आया, कैसे बढ़ा। ऐसे ही है, आप प्रकृति में देखते हो कि पेड़ पौधे लगे हुए, आपने ऐसे देख लिया, कभी ये भी सोचा है छोटे छोटे पेड़ हैं ये किस तरीके से बड़े हो जाते हैं, इनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ये और कैसे फले फूले, इसके लिए हम क्या कर सकती है। इससे क्या है, व्यक्ति को नॉलेज बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है। तो उस नॉलेज को, उस ज्ञान को हम कब बढ़ा सकते हैं? जब हम लगातार उस पर अध्ययन करते रहे, सोचते रहे कि ये कैसे हुआ। जब और हमने देख लिया और चले गए तो उससे कोई फ़ायदा नहीं। हमें कोई छोटी सी भी चीज़ हो, अगर हम उसे नॉलेज बढ़ाना है, अपना ज्ञान बढ़ाना है, तो हमें उसके बारे में लगातार प्रश्न करते रहना चाहिए। और उस पर अगर हम अध्ययन कर सकते हैं, हम और किताबों में पढ़ सकते हैं, तो भी वह हमें पढ़ना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हमारी जो क्लास का टाइम है वो ख़त्म होने को है। आप सभी जानते हैं कि आपकी जो सेकेंड यूनिट टेस्ट हैं वो 16 तारीख से शुरू होंगे, जिसमें आपके वसंत से 2 और 3, 2 और 3 का चैप्टर आएगा, जिसमें आपको चैप्टर को बड़े ध्यान से पढ़ना है। और सारे जो छोटे छोटे प्रश्नोत्तर उसमें से बने हुए हैं, मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, उन प्रश्नोत्तरों को भी आपको हल कर लेना है, ताकि आपके कोई भी एग्जाम में है वो दिक्कत नहीं आए। आपके प्रार्थना पत्र भी आएगा, जो मैंने प्रार्थना पत्र कराए उसमें से कोई भी एक प्रार्थना पत्र आपके आएगा, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। 10 नंबर के प्रश्न तो हैं आपके गूगल फॉर्म ऐप पे आएंगे, जो कि आप अगर आप पाठ को ध्यान से करोगे, पढ़ोगे, तभी उसको आप कर पाओगे, क्योंकि वो पाठ के अंदर से बनेंगे वो क्वेश्चन है। और 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बड़े लॉन्ग टाइप, जिसमें प्रार्थना पत्र होगा और इन पाठों के क्वेश्चन आंसर होंगे। तो आप लोग उनको अच्छे से रीड करेंगे, अच्छी तरह से लर्न करेंगे। उनमें कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से मैसेज करके, कॉल करके या फिर ऑनलाइन आके आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसमें अब तक मैंने जो पढ़ाया है, कोई बात समझ में नहीं आई हो तब भी पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को कुछ? नहीं पूछना तो आप लोग है ना, कल अपने जो क्लास होगी उस टाइम आप 2 का चैप्टर है वो अच्छे से रीड करके आएंगे, मैं आपसे प्रश्नोत्तर है वो पूछूंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।